स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। आज मैं आपको क्लास 8 की हिंदी पुस्तक दुर्वा से दुर्वा का भाग 3 पाठ 7 उठ किसानो नामक पाठ को पढ़ाऊंगी। पाठ का सारांश, संदर्भ प्रसंग, भावार्थ और जितने भी इसमें पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तर शब्दार्थ के साथ वो सारा आपको बताऊंगी। तो इसलिए अंत तक बने रहिएगा बच्चों, ताकि पूरी तैयारी इसी के साथ हो जाएगी। इस पाठ को लिखा है कवि त्रिलोचन ने। किसान पाठ के नाम से भी आपको पता चल रहा है कि उठ किसान हो, यानी किसान को जागरूक करने के लिए यह कविता लिखी है कि जब वर्षा का मौसम आ गया है तो अब किसान को जागरूक हो जाने की जरूरत है। कैसे किसान की जागरूकता से काम अच्छा होगा, यही इस कविता के माध्यम से कवि त्रिलोचन ने बताने का भरपूर प्रयास किया है। सारांश है कि कवि त्रिलोचन इस कविता में सावन ऋतु का मनोहारी वर्णन करते हैं। वे किसान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु उसके जीवन में नई ऊर्जा और उमंग लेकर आती है। काले बादल उमड़ घुमड़ कर खेतों में नृत्य करते हैं, ठंडी पुरवाई बहती है और आकाश जलधाराओं से भर जाता है। यह दृश्य किसानों को जगाकर उन्हें खेत खलिहानों में काम करने के लिए प्रेरित करता है। बादल मानो किसान को संदेश दे रहे हूं या फसल बोने और मेहनत करने का समय है। सावन, यहाँ पर देखिए, सावन किसानों के जीवन में आशा और खुशी का त्योहार बनकर आता है। यह कविता किसानों के श्रम, आशा और उल्लास का गीत है। चलिए पाठ को पढ़ते हैं बच्चों। जो भी कविता है, एक पैराग्राफ कविता पढ़ेंगे, उसी के साथ उसका संदर्भ प्रसंग और भावार्थ देखेंगे। ये पाठ का लिया हुआ ही है, तो आप देखते हैं। उठ किसान ओ, उठ किसान ओ, बादल घिर आए हैं, तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं। उठ किसान ओ, उठ किसान ओ, बादल घिर आए हैं, तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं। आस पास भर गया देख तो, इधर देख तो उधर देख तो, नाच रहे हैं उमड़ घुमड़ कर, काले बादल तनिक देख तो। यानी इतनी वर्षा होने के बाद भी बादल अभी उमड़ घुमड़ कर नाच रहे हैं, फिर से बारिश करना चाहते हैं। तो किसान को कवि जागरूक करते हुए कहते हैं कि किसान तुम अब जागरूक हो जाओ, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर संदर्भ है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक दुर्वा भाग 3 कक्षा 8 पाठ 7 कविता उठ किसान ओ से ली गई है। इस कविता के रचयिता त्रिलोचन जी हैं। ये बच्चों हो गया आपका संदर्भ। अब प्रसंग क्या कहता है कि इस कविता में है क्या। इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु का चित्रण करते हुए किसान को जगाने, परिश्रम करने का संदेश दिया है। मानसून के आगमन से खेतों में हरियाली छा जाती है, काले बादल नाचते गाते हुए वर्षा लाते हैं, पुरवाई ठंडी हवा बहती है और फसल बोने का समय आता है। कवि कहते हैं कि किसान को आलस से त्याग कर उठ खड़ा होना चाहिए और मेहनत से जुट जाना चाहिए, क्योंकि यही समय जीवन में नई आशा और समृद्धि लाता है। अब इसका भावार्थ देखते हैं बच्चों। इन पंक्तियों में उठ किसानो, उठ किसान, यानी इन पंक्तियों में कवि किसान को पुकारते हुए कहते हैं कि अब जागो और खेतों की ओर निकल पड़ो। देखो सावन ऋतु के साथ ही काले बादल उमड़ घुमड़ कर आसमान में छा गए हैं। वे नाचते गाते हुए खेतों में जल बरसाने आ गए हैं। किसान के लिए यह समय आलस्य छोड़कर कर्म करने का है। बच्चों आप लोग अपनी बुक खोल लीजिएगा, पेंसिल निकाल लीजिएगा, उसके बाद पढ़िएगा तो आपको सब समझ में आएगा। क्योंकि आपके सामने आपकी बुक होगी तो पढ़ना भी समझ में आएगा, संदर्भ प्रसंग भी समझ में आएगा। अभी तक कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं आया है जो कि कठिन हो। तेरे प्राणों में भरने को नए राग लाए हैं। राग यानी प्रेम, राग का मतलब होता है प्रेम। तेरे प्राणों में भरने को नए राग लाए हैं, यह संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई। शीतल मतलब ठंडी ठंडी, सरस मधुर यानी मधुर मतलब मीठी ठंडी, पुरवाई यानी बहुत ही खुशनुमा हवा चल रही है, पुरवाई हवा चल रही है। पुरवाई यानी पूरब दिशा से चलने वाली जो हवा होती है उसको कहते हैं पुरवाई। तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहाँ से चल कर आई,
ये जो प्रश्न, इसका एक प्रश्न भी आएगा, तेरे लिए, अकेले तेरे लिए कहाँ से चल कर आई, यानी जो वर्षा ऋतु है, जो बादल है, ये किसके लिए आई है, किसान के लिए। कहाँ कहाँ से होते हुए आई है। फिर वे परदेसी पाहुन सुन तेरे घर आए हैं। परदेसी कौन है, बादल। फिर आए हैं, बरस के चले जाएंगे। तो कैसे परदेसी, यानी जो बाहर से आने वाले लोग, परदेश यानी विदेश, बाहर से, दूसरे प्रदेश से आने वाले लोग हैं। पाहुन का मतलब होता है, पाहुन का अर्थ होता है रिश्तेदार यानी अतिथि, जो आपके घर में मेहमान आते हैं। परदेसी पाहुन सुन तेरे घर आए हैं, ऐसे लगता है बादल तेरे घर परदेसी पाहुन, दूसरे प्रदेश से आए हुए मेहमान हैं, जो आए तो हैं लेकिन कुछ ही समय बाद चले जाएंगे, हमेशा के लिए नहीं है। घर का व्यक्ति हमेशा रहता है। जो रिश्तेदार होते हैं, जो बाहर से आते हैं, मेहमान होते हैं, अतिथि होते हैं, वो आते हैं लेकिन कुछ देर बाद चले जाते हैं। तो बादल को कभी यहाँ पर अतिथि से बादल की संज्ञा देते हुए, परदेसी पाहुन से का की उपमा देते हुए कहते हैं, तेरे, फिर वे परदेसी पाहुन सुन तेरे घर आए हैं। यहाँ पर देखिए, वर्षा आती है तो किसान का मन खुश हो जाता है, क्योंकि खेती के लिए बहुत पानी की जरूरत होती है और किसान इंतजार करते रहते हैं कि कब वर्षा आए और हम कब फसल लगाएं। तो जैसे ही वर्षा आती है, कभी किसानों को जागरूक करते हैं कि अब समय आ गया है, आप जल्दी से उठ के मेहनत का काम शुरू कर दीजिए, ताकि आपको उसका उचित परिणाम मिलेगा। संदर्भ है बच्चों, यह कविता हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक दुर्वा भाग 3 के पाठ 7 नामक पाठ से उठ किसान ओ से लिया गया है। इसके रचयिता हैं त्रिलोचन जी। प्रसंग है कि इस कविता के माध्यम से वर्षा ऋतु की शीतल पुरवैया सुहानी हवा का आगमन, फिर परदेसी बादल मेहमान की तरह धरती को खुश कर देते हैं। भावार्थ है, कवि कहते हैं कि ठंडी शीतल और मधुर हवा पुरवाई केवल किसान के लिए संदेश लेकर आई है। यह दूर से चलकर उसके खेत खलिहान तक पहुंची है। बादल भी परदेश से आकर किसान के मेहमान बन गए हैं, जो उसके जीवन में नई उमंग और समृद्धि लाने वाले हैं। उड़ने वाले काले जलधर नाच नाच कर, गरज गरज कर, ओढ़ फुहारों की शीत चादर, देख उतरते हैं धरती पर, छिपे खेत में आंख मिचौनी सी करते हैं, सी करते आए हैं। आंख मिचौली मतलब लुका छिपी का जो खेल होता है, वो ये बादल खेल रहे हैं। ऐसे लगता है उमड़ घुमड़ कर। जलधर का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए, काले मतलब तो काला होता है, काला विशेषण है, लेकिन क्या, कौन है काला, जलधर। अब इसका अर्थ देखिए बच्चों, जल मतलब पानी, धर मतलब धारण करने वाला। जो जल को पकड़ के रखता है वो कौन है, जल को धरने वाला, पकड़ने वाला, जलधर। यानी बादल अपने अंदर जल को पकड़ के रखता है, जल को बांध के रखता है, इसीलिए उसको कहते हैं जलधर। उड़ने वाले काले जलधर, यानी काले काले उड़ने वाले जो बादल हैं, जो अपने अंदर वर्षा के को छुपा के रखे हैं, नाच नाच कर, गरज गरज कर, ओढ़ फुहारों की शीत चादर, देख उतरते हैं धरती पर। ऐसे लगता है सफेद चादर फुहारों की ओढ़ करके वे धरती पर उतर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों एक ही शब्द 2 बार आया, गरज गरज। इसको यहाँ ये हो गया बादल, बादल, और ये गरज गरज पुनरुक्त शब्द, पुनरुक्त शब्द युग्म है। धरती माने पृथ्वी, और यहाँ पर आंख मिचौनी मतलब लुका छिपी का खेल। चलिए संदर्भ देखते हैं। यह कविता हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक दुर्वा भाग 3 के उठ किसानों नामक पाठ से ली गई है। इस कविता के रचयिता त्रिलोचन जी हैं। प्रसंग यह है कि बच्चों, मानसून की बारिश होने के मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है। कवि किसान को जागरूक करते हुए उसे यह संदेश देते हैं कि वर्षा ऋतु में समय से उठकर खेती में मेहनत करने से अच्छी फसल होगी। बच्चों, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगी क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए तो आपको पढ़ने में लंबा टाइम देने में परेशानी होगी। कवि कहते हैं कि बादल गरज 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 बरस कर धरती पर वर्षा की फुहारें बरसा रहे हैं। ऐसा दृश्य प्रतीत होता है कि मानो उन्होंने सफेद जल की चादर ओढ़ ली हो, शीत चादर यानी जल की चादर ओढ़ ली हो, शीत की,
और खेतों में छिपन छिपाई खेल रहे हों, लुका छिपी का खेल खेल रहे हों। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक और किसान के लिए हर्ष का कारण है। आपने भी देखा होगा बादल अगर कभी कभी आते हैं तो नीचे बहुत नजदीक आ जाते हैं। अगला पैराग्राफ है, हरा खेत जब लहराएगा हरी पताका फहराएगा, यानी जब किसान खेती करेगा तो खेत हरा हो जाएगा और हरी पताका, पताका यानी झंडे, हरी पताका फहराएगा। छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदल कर मुस्काएगा। जब खेत में हरियाली छा जाएगी, फसल अच्छी हो जाएगी, लहलहाएगी तो हरी हरी पताका फहराएगी, यानी खेत हरा भरा हो जाएगा। छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदल कर मुस्काएगा, यानी बादल खुश होगा कि मेरी वजह से ये फसल कितनी अच्छी हुई। देखिए यहाँ पर फसलों का कितना सुंदर चित्र बनाया हुआ है। तेरे सपनों के ये मीठे गीत आज छाए हैं। तो कवि यहाँ पर त्रिलोचन जी की अद्भुत रचना है। यह कविता हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी दुर्वा क्लास 8 की पाठ 7 नामक पाठ से उठ किसानों कविता नामक पाठ से लिया गया। इसके रचयिता त्रिलोचन जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि वर्षा ऋतु में किसानों के मनोभाव का बहुत ही सुंदर वर्णन करते प्रसंग है बच्चों। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जब बादल खेतों में रूप बदल कर छाए रहते हैं तब किसान को ऐसा लगता है जैसे उसके सपनों के ये मीठे गीत अब छाए हैं। कवि कहते हैं जब वर्षा के बाद खेतों में हरियाली लहराएगी तब वो मानो किसान के लिए विजय ध्वज जैसा प्रतीत, ध्वज यानी झंडा, पताका यानी झंडा, विजय ध्वज जैसा प्रतीत होगी। बादल खेतों की हरियाली में छिपकर मुस्कुराएंगे। इस समय किसान के मन में अच्छे दिनों के मीठे सपने छाए रहते हैं। अब शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। घिरना यानी बादल घिर आए हैं, घिरना यानी चारों ओर से छा जाना, तनिक यानी थोड़ा सा, संदेशा समाचार खबर, पूर्वाई यानी पूरब की ओर से चलने वाली हवा, शीतल यानी ठंडी, परदेसी यानी दूसरे देश के रहने वाले, पाहुन यानी मेहमान अतिथि, मैंने आपको ये सब बता दिया था बच्चों। जलधर यानी पानी से भरे हुए बादल, फुहार यानी बौछार, नन्ही नन्ही बूंदे। अभी वर्षा का मौसम चल रहा है, आपको ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं कि फुहार क्या होती है। दिन भर वर्षा की बूंदें आती रहती हैं। सित यानी बिल्कुल सफेद, ओढ़ना यानी ढापना, किसी कपड़े और आदि से बदन ढकना, पताका यानी झंडा, ध्वज, आंख मिचौनी यानी लुका छिपी का एक पल दिखना और छिप जाना यानी लुका छिपी का खेल, गरज यानी बादलों की जोरदार ध्वनि। ये हो गया बच्चों आपका शब्दार्थ। चलिए पाठ का अभ्यास देख लेते हैं कविता से। तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं। कौन है ये सावन के साथी? बादल सावन के साथी भी हैं और किसान के भी। सावन सुहाना बनता है और किसान के खेतों में पानी मिलता है। तेरे प्राणों में भरने को नया राग लाए हैं। बादल पानी लाते हैं, वर्षा से खेतों में जान आती है, इसलिए किसानों के प्राणों में नया राग भर जाता है। यह संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई, पुरवाई शीतल हवा, अनुकूल मौसम और अच्छी फसल का संदेश लेकर आई होगी। अगला है तेरे लिए अकेले, तेरे लिए कहाँ से चलकर आई। ये देखिए वहां पर मैंने लाइन को कोट किया था। पुरवाई केवल किसान के लिए नहीं, सबके लिए आती है। प्रचलित मान्यता के अनुसार हवा पहाड़ों यानी पूर्व दिशा से चलती है, यानी पुरवाई यानी पूरब दिशा से चलने वाली हवा। अब कविता के आधार पर बताओ क्या बताना है कि जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा? हरी पताका फहराएगा, अर्थात फसल खूब लहलहाएगी। दूसरा है कविता के आधार पर बताओ कि बादल घिराने पर कवि किसान को उठने को इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि यही काम का सही समय है। बादल वर्षा खेतों में प्राण डालते हैं। अगला है कि कविता के आधार पर बताओ कि रूप बदलकर बादल किसान क्या करते हैं। तो रूप बदलकर किसान अच्छी उपज, लहलहाते खेत के सपनों को साकार करेगा। अगला है छिपा है कौन। हरा खेत जब लहराएगा, हरी पताका फहराएगा, छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदलकर मुस्काएगा। कौन छिपा है बच्चों? पता चल गया। कवि को हरियाली में मुस्कुराते बादल ही दिखते हैं। नीचे दी गई बातों में कवि को क्या दिख सकता है? गर्म हवा, लू के थपेड़े यानी भयंकर गर्मी, सागर में उठती ऊंची ऊंची लहरें यानी सागर की चंचलता और उमंग, सुगंध फैलाता हुआ फूल यानी रंग बिरंगे फूलों से भरा बगीचा, सौंदर्य
चैन की नींद सोती हुई बालिका यानी निश्चिंत शांति से सोती हुई बालिका। किस्म किस्म की खेती। आजकल भारत में किसान गेहूं, धान और जौ ही नहीं बल्कि कई प्रकार की फसलों की खेती करने लगे। उदाहरण गेहूं, धान, मक्का, गन्ना, आलू, सरसों, सोयाबीन, दालें, चना, अरहर, मूंग। दालों में कौन कौन सी? सब्जियां, टमाटर, गोभी, प्याज। फल, आम, केला, अमरूद, संतरा, पपीता भी करते हैं। बहुत सारा है, नींबू है। इस प्रकार किसान अनेक प्रकार की खेती कर रहे हैं। मातृभाषा की कविता। विद्यार्थी, आप अपने किसान पर विषय पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों और शिक्षक को सुनाएंगे। यहाँ पर आप स्वयं लिख सकते हैं। खेल खेल में आंख मिचौनी एक खेल है जिसमें एक बच्चा अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और बाकी बच्चे इधर उधर छिप जाते हैं। आंख बंद करने वाला बच्चा छिपे हुए बच्चों को ढूंढता है। इसी प्रकार अन्य खेल भी होते हैं जैसे पकड़म पकड़ाई, कबड्डी, लुका छिपी, खो खो, रस्सा कस्सी। ये सब खेल बच्चों को मनोरंजन और व्यायाम दोनों प्रदान करते हैं। गरजना बरसना। बादल गरजते और बरसते हैं, बिल्कुल उल्टा मुहावरा है कि गरजते हैं बरसते नहीं है। इस मुहावरे का अर्थ है जो केवल धमकी देता है लेकिन काम कुछ नहीं करता। उदाहरण, रामू केवल डांटता है पर कुछ करता नहीं, वह तो गरजते हैं बरसते नहीं है जैसा है। अब चलिए कुछ और मुहावरे लिखते हैं वर्षा पर, बरसात के मौसम पर। वर्षा या बादल से जुड़े कुछ मुहावरे। बरसात में मेढक अचानक उभर आना। मेढक कैसे होते हैं? अचानक उभर आते हैं। वाक्य प्रयोग है बच्चों की, बरसात के मेढकों की तरह नए नए लोग कहाँ से आए हैं। बादलों में उड़ना, ये मुहावरा है। अत्यधिक खुश होना। परीक्षा में प्रथम आने पर वह बादलों में उड़ने लगा, ऐसा लगता है कि वह बहुत ही ऊंचाई पर उड़ने लगा है। पानी पानी होना यानी लज्जित होना, शर्मा जाना। गलती पकड़े जाने पर वह सबके सामने पानी पानी हो गया। और पानी पानी फिर जाना, ये अगला नंबर है बच्चों। तो देखिए, मेहनत बेकार हो जाना। पानी पानी फिर जाना यानी मेहनत बेकार चली जाना। बरसात में फसल नष्ट हो गई, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। काम गड़बड़ होना यानी। अब तनिक है, तनिक का प्रयोग करेंगे। तनिक का अर्थ होता है थोड़ा सा, जरा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। 5 वाक्य बनाने के लिए कहा गया तनिक से, तो तनिक इधर आ, तनिक ध्यान से सुनो, तनिक ठहर जाओ, तनिक जल पिला दो। और अगला है तनिक देर हो गई मेरे आने में, तनिक देर हो गई। ये पांचों। अब चलिए बच्चों, ये पाठ आपका समाप्त होता है, पूरा पाठ आपका कंप्लीट हो गया। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।